नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांश। आप देख रहे हैं नेतागिरी और मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में। तो यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स समझने से पहले हमें इन कास्ट का वोट शेयर, मतलब जिसे हम डेमोग्राफी कहते हैं, वो समझना पड़ेगा, क्योंकि इस डेमोग्राफी के हिसाब के ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जनरल कास्ट का यूपी में जो वोट शेयर है वो अराउंड 20% है। मैं एक फिगर नहीं बता रहा हूँ आपको कि एग्जैक्ट 20 है, मैं आपको बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली कितना है। तो जनरल कास्ट यूपी में जो है वो अराउंड 20% है। ओबीसीज़ की बात करें तो ओबीसीज़ अराउंड 40% हैं, जिसमें एक डोमिनेंट है यादव। यादव वोट बैंक अराउंड 10% है, बाकी 30% अदर बैकवर्ड क्लासेस है, नॉन यादव अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद फिर आता है एससीज। तो एससीज का वोट शेयर यूपी में अराउंड 20-22% यही है। हाँ, और इसमें भी एक जाटव और नॉन जाटव में हम डिवाइड करके यूपी की पॉलिटिक्स अगर समझेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। फिर मुस्लिम्स की बात करें तो ये भी अराउंड 20% पाए जाते हैं। तो आप अगर एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 40% ओबीसीज प्लस 20% जनरल प्लस 20% मुस्लिम प्लस 20% एससी, ठीक है। तो 60 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि 100%। ये है यूपी की डेमोग्राफी। बीजेपी ने क्या किया है इन दिनों कि बीजेपी ने अपनी एक विनिंग स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो अपना ली है। पहले यूपी में बीजेपी को सिर्फ डोमिनेंट जनरल कास्ट की पार्टी मानते थे लोग, है ना। तो लोग जो जनरल कास्ट है अराउंड 20%, उनका वोट बीजेपी को ज़्यादा मिलता था, और जो बाकी कास्ट है उनका वोट उतना नहीं मिलता। तो इसका रिज़ल्ट ये होता था बीजेपी को अराउंड 15, 17, 18% वोट शेयर इन टोटो मिलता था यूपी के अंदर। फिर अमित शाह 2014 में यूपी में इंचार्ज बन के आए। उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने बहुत सारे छोटी पार्टीज़ को अपने साथ जोड़ा, जैसे कि अनुप्रिया पटेल जो कि कुर्मी जो ओबीसीज़ का हिस्सा हैं उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करती हैं, उनको बीजेपी के साथ जोड़ा। 2017 में जेपी नड्डा हालांकि थे, नहीं जेपी नड्डा नहीं, जेपी नड्डा 2019 में शायद बने हैं वो प्रभारी। वैसे अमित शाह ने ही मतलब ओम प्रकाश राजभर को भी भाजपा की तरफ जोड़ने का काम 2017 में किया था। वो एक और जाति हो गई, राजभर ओबीसीज में आती है, वो एससी में जाने की मांग कर रहे थे और उनको भी जोड़ा। तो अमित शाह की एक स्ट्रैटेजी ये रही कि छोटी पार्टीज़ जो हैं, जो 2014 से पहले या 2017 से पहले आप कह सकते हैं यूपी की पॉलिटिक्स में उस लेवल से कभी मतलब उनकी बात नहीं होती थी, है ना। वो सीट्स जीत नहीं पाते थे, कुछ 5-6 लाख वोट इन टोटल पा जाते थे, लेकिन उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि उनका विधानसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। जिस कास्ट की वो बात कर रहे थे उनका भी रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं इससे हर्ट ही होता था, कुछ फ़ायदा नहीं। तो अमित शाह ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी कुछ कास्ट को अपनी तरफ जोड़ने की। उन्होंने अनुप्रिया पटेल को जोड़ा, राजभर जी को जोड़ा, 2019 में निषाद को भी जोड़ा। तो एक ही अमित शाह की स्ट्रैटेजी हो गई। दूसरा आरएसएस का जो काम है, तो मतलब ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आरएसएस का काम लोगों को मतलब पता ही नहीं होता है कि ये आरएसएस का काम हो रहा है ना। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो आरएसएस के हैं, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो आरएसएस के, और लोग पता भी नहीं है। मतलब आरएसएस बहुत दिनों से काम कर रहा है और उन्होंने ये इंश्योर किया है कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक कास्ट का अच्छा खासा वोट बैंक है, उन्होंने उस कास्ट के किसी एक आइकन को वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में ग्लोरीफाई करके उसकी मूर्तियाँ लगा के उसके बारे में लोगों को बताया कि आपके कास्ट के लोगों ने इतना इतना चीज़ किया है हमारे भारत के लिए, आपकी जाति के लिए। और मतलब उनका सोशल जो एक पूरा आप कह सकते हो कि योगदान है, उसको आरएसएस ने लोगों को बताने का काम किया, और जिसकी वजह से भी बहुत सारे जो कास्ट ग्रुप हैं वो भाजपा की तरह अट्रैक्ट हुए। तो भाजपा की विनिंग स्ट्रैटेजी ये हुई कि पहले वो जनरल कास्ट की पॉलिटिक्स
करती भी थी और मतलब जनरल कास्ट के लोग उसको ज़्यादा वोट करते थे, ये बोलना एक सही टर्म होगा। जनरल कास्ट के लोग उसको ज़्यादा वोट करते थे। उन्होंने अपने साथ नॉन यादव ओबीसीज को जोड़ा, जो कि अराउंड 30% है, उसमें से एक चंक को जोड़ा जो भाजपा को वोट देने लगे 2014 के बाद यूपी के अंदर। एससीज में उन्होंने देखा कि मायावती का जाटव वोट्स पे बहुत ज़्यादा होल्ड है, तो उन्होंने नॉन जाटव वोट्स को अपनी तरफ लाने का काम किया और मोर देन 50% आप कह सकते हो नॉन जाटव्स ने बीजेपी को प्रेफर किया ओवर अदर पार्टीज़। तो नॉन जाटव एससीज को भी भाजपा ने जोड़ने का काम अपने साथ किया 2014-2017 में, है ना। फिर बचे मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स के लिए ऐसा कुछ काम भाजपा ने वो मतलब ऐसा कुछ जोड़ने का वो ट्राई उतना भी नहीं किया और ना ही मुस्लिम्स जुड़े। तो भाजपा ने विनिंग स्ट्रैटेजी ये बनाई, जनरल कास्ट का कुछ वोट प्लस ओबीसी नॉन यादव ओबीसीज का वोट प्लस नॉन जाटव दलित्स का वोट मिलाकर के भाजपा की एक विनिंग टैक्टिक तैयार हुई। और इसी का नतीजा था कि 2019 में बीजेपी प्लस एनडीए यूपी में अराउंड 52% वोट शेयर लेके आई थी, जो कि जाइगेंटिक है अपने ही हिसाब में। और इससे भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है जब आप ये चीज़ कंसीडर करो कि एसपी और बीएसपी ये दोनों पार्टीज़ एक अलायंस में साथ लड़े थे, तब भी बीजेपी ने 2019 में 52% वोट शेयर लेके आए। और मतलब ये मैं आपको बता सकता हूँ बहुत बहुत ही बड़ा नंबर है। 52% इज़ आई मीन वेरी वेरी मच, इट्स अ वेरी बिग नंबर फॉर अ स्टेट लाइक यूपी कि आप 52% वोट शेयर लेके आ रहे हो। 2017 में अराउंड 40-41% और 2014 में अराउंड 43-45% वोट आया था बीजेपी को। तो ये इसी वजह से आया क्योंकि उन्होंने जनरल कास्ट के साथ बाकी कास्ट को भी अपने साथ जोड़ने का काम किया और यही उनकी विनिंग स्ट्रैटेजी रही है। और आप अगर देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ, एनालाइज करके आपको बताता हूँ कि देखो 52 आया 2019 में और 2014 में आया 44 के आसपास, है ना। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ 39-40% वोट्स जो कि वो 2017 में पाए थे। तो यहाँ पे मोदी फैक्टर भी सामने आता है, आपको दिखता है डोमिनेट करते हुए कि ये जो एक 4-5-6-7-8% जितना भी 10-11-12% तक का जो जंप होता है, इसमें आप मोदी फैक्टर भी कहीं देख सकते हैं ना। लेकिन उसके अलावा ये कास्ट इक्वेशंस आपको मतलब इस पॉलिटिक्स को समझने में, इस स्ट्रैटेजी को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं कि चैलेंज क्या है अपोजिशन के सामने। तो जैसा हमने अभी बात किया कि बीजेपी तो भाई अब 40% की पार्टी हो ही गई है ना। उन्होंने जो मिनिमम किया है एनडीए ने, मैं बीजेपी की जस्ट बात नहीं करता, बीजेपी प्लस अपना दल प्लस जो भी और उनके अलायंस में आएंगे उनकी बात है, तो 40-41 के नीचे लोग नहीं गए हैं अराउंड 2014 के बाद से। तो एक तो ये है, तो ये कितना नीचे जा सकते हैं। अगर आप मतलब एक नॉर्मल छोटा सा एनालिसिस आप खुद करने की कोशिश करो कि अगर इनका लोएस्ट एंड क्या होगा जब ये 40 के नीचे 41 के नीचे नहीं जा रहे हैं पिछले 7-8 सालों में, तो अगर इनके वोट्स कम होते हैं तो आप एक नंबर सोचो तो 35 आपके दिमाग में आ सकता है कि मे बी वहाँ चले जाएँ एक लो एंड पे। लेकिन बात ये है कि अपोजिशन की बात करूं तो 2007 में बीएसपी की जब गवर्नमेंट बनी थी तो बीएसपी के वोट शेयर जो था वो अराउंड 30% था। 2012 में जब एसपी की गवर्नमेंट बनी तो 30 भी नहीं था, 29% वोट था। तो ये जो एक जो आप कह सकते हो ग्लास सीलिंग है, एक बैरियर है 29-30% का, इसको तोड़ना पड़ेगा अगर कोई अपोजिशन की पार्टी बनाना चाहती है अपनी गवर्नमेंट यूपी में, जो कि बीजेपी ने क्रॉस किया है ना। और ये लोग अभी तक करने में मुश्किल इनको आई है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट 35% वोट शेयर हमें चाहिए होगा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी की यूपी में सरकार बने। जो भी पार्टी ये चाहती है उनको 35 तक अपना मतलब मिनिमम मैं बताऊँ तो 35 तक सोचना पड़ेगा, है ना। और अगर ये बाइपोलर इलेक्शन हो जाता है तो 35 के भी आगे, है ना। जैसा कि सपा क्लेम करती है कि ये एक बाइपोलर इलेक्शन है, तो अगर सपा बाइपोलर इलेक्शन क्लेम करती है तो फिर वो वोट 35 भी नहीं, तब तो 40 के आसपास मिनिमम वोट परसेंट चला जाएगा। 40 नहीं मान लीजिए आप, 37 मान लीजिए, 38। बात ये है कि बढ़ेगा जितना जितना बाइपोलर इलेक्शन होगा उतना आपका जो कट ऑफ आप कह सकते हो वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है
किसके सामने? अपोजिशन पार्टी के सामने। कि भाजपा ने जो सीलिंग तोड़ी, क्या वो सीलिंग वो तोड़ सकते हैं? अब हम एक बात ये करते हैं कि कैसे छोटी पार्टीज़, है ना, इक्वेशन में आई 2017 के बाद, और क्या अमित शाह और अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी सेम है? तो मैंने अभी आपसे इस बारे में बात की ही थी कि 2014 के बाद बहुत सारी छोटी पार्टीज़ जो कि एक रीजन में है ना, जैसे कि महान दल एक पार्टी जिसके साथ अभी सपा का अलायंस है, उनका एरिया रुहेलखंड के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि रुहेलखंड के बाहर वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, हो सकता है कर लें, बट उनकी पॉलिटिक्स वहाँ तक लिमिटेड है ना। और उनकी पॉलिटिक्स एक कास्ट के ऊपर भी है। तो कास्ट प्लस रीजन एक है, उस पे छोटी पार्टीज़ का वो चलता है। तो बहुत सारी छोटी पार्टीज़ हैं, आप कह सकते हो बहुत ही रिसेंट टाइम में यूपी में उनका भी एक पावर दिखने को हमें मिला है। महान दल की हमने बात करी, राष्ट्रीय लोकदल बहुत पुराने समय से पार्टी है, अजीत सिंह जी की पार्टी अभी चौधरी जयंत जी चला रहे हैं उसको, वो भी एक अब वेस्टर्न यूपी के भी एक बेल्ट में रह गई है, और वो भी आप कह सकते हो कि वो जाट डोमिनेंट पार्टी है ना। हालांकि वो मुस्लिम का वोट की बात करते हैं, ठीक है, और जाटों ने उतना ज़्यादा वोट उनको दिया भी नहीं 2019-2017 में, बट फिर भी आप कह सकते हो, है ना। मतलब एक एग्जांपल देने की बात जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा अभी राजभर जी की जो पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, है ना, वो भी एक रीजन में है, बलिया, गोंडा, उस वाले पूरे बेल्ट में, गाजीपुर, मऊ, है ना, वहाँ पे है वो, उस छोटे रीजन में है। उसके बाहर आप कह दो लखनऊ में राजभर जी कुछ चुनाव लड़वाएं तो क्या कुछ होगा? तो मुश्किल है। अगर राजभर वोट भी लखनऊ में ठीक ठाक हो फिर भी मुश्किल पड़ जाएगा उनके लिए ना। तो जो मैंने आपको शुरू में बोला कि एक रीजन और एक कास्ट, इसकी छोटी पार्टीज होती हैं। तो राजभर जी का जैसे कि राजभरी कास्ट है ना, तो उनकी पॉलिटिक्स करते हैं। निषाद पार्टी है, वो निषादों की पॉलिटिक्स करती है, अपने एक सर्कल में करती है, एक रीजन में करती है। अपना दल कुर्मीज़ की पॉलिटिक्स बेसिकली करती है, और वो उसका भी एक रीज़न है कि पूर्वांचल में वो ज़्यादा डोमिनेंट है, कोशिश कर रही है कि बुंदेलखंड में थोड़ा सा पैर जमाए जाएँ। वो भी हमें देखना होगा कि कितना सफल होते हैं, कितना नहीं होते हैं ना। तो ये छोटी पार्टीज़ हैं। ये अमित शाह, मैं मतलब इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगा अमित शाह को कि जब वो प्रभारी बन के आए भाजपा के लिए यूपी में, तब इन्होंने छोटी पार्टीज़ को बढ़ावा दिया, और इससे भी कहीं ना कहीं भाजपा को मदद मिली अपना ये जो एक बैरियर ब्रेक डाउन करने का था, है ना, कि 15, 17, 18% इसके आगे बढ़ने का जो एक वो है ना, उसमें इसमें भी काफ़ी मदद मिली इन पार्टी से। सेम स्ट्रैटेजी अभी अखिलेश यादव की, आप अखिलेश यादव का कोई भी रिसेंट का इंटरव्यू या फिर कुछ भी आप सुन लो, है ना, वो ये बात बहुत ही तेज़ी से उठाते हैं कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी इस बार किसी बड़े दल के साथ अलायंस नहीं करेगी, और किसी ऐसे दल के साथ भी अलायंस नहीं करना चाहती है, मतलब एटलीस्ट नहीं करना चाहती है जिसके साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो पहले अलायंस करने में। तो ये इशारा जो था कि जिनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ये बसपा के लिए भी, लेकिन बसपा एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस यूपी में एक छोटी पार्टी है। तो ये इशारा जो है वो कांग्रेस के लिए था कि हमारा आपसे उतना अच्छा वो नहीं रहा है, तो हम आपके साथ भी अलायंस नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम करना चाहते हैं छोटे पार्टीज़ के साथ। हालांकि कांग्रेस के साथ सपा का अलायंस हो भी सकता है, मैं इस बात को अभी ही बोल देता हूँ, है ना। एक विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि जो तमिलनाडु में हुआ था, जैसे कि कांग्रेस बहुत ही कम सीटों में मान गई थी और डीएमके ने उसको बाकी सीट्स दे दी थी, है ना, जितनी मतलब बहुत ही कम लिमिटेड सीट्स दे दी थी, और डीएमके बाकी सीट्स पर लड़ी थी। वैसा कॉम्बिनेशन अगर कांग्रेस यूपी में बनाना चाहती है तो मुझे लगता है सपा रेडी होगी, क्योंकि कांग्रेस, अगर आप सही बताऊं मैं, तो 50 के आसपास अगर सीट्स मांगे तो मुझे लगता है वो जायज़ मांग होगी। वो उससे ज़्यादा मांगेंगे तो सपा को ना देना चाहिए, क्योंकि अगर सपा कंटेंडर अभी दिख रही है तो उसे भी अपने चांसेस इंक्रीज़ करने की तरफ जाना चाहिए, कम नहीं करने चाहिए। और मुझे लगता है कि एक तमिलनाडु लाइक अलायंस है ना, कि कम सीटों पे कांग्रेस और काफ़ी सीटों पे सपा और बाकी पार्टीज लड़ रही हैं, तो वो एक अलायंस क्या पता बन जाए ना। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग वीडियो की बात है। अभी मैं यही छोटी पार्टीज़ की बात कर रहा था और अमित शाह और अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था। तो अखिलेश यादव ने बोला कि मैं छोटी पार्टीज़ को जोड़ूंगा। उनका अलायंस ऑलरेडी एलएलडी के साथ है, महान दल के साथ है, एक चंदौली से उनके साथ लड़े थे चौहान साहब। उनके एमपी का चुनाव अभी 2019 में बहुत छोटे मार्जिन से भाजपा के
उस समय के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पांडे और अभी के कैबिनेट मंत्री हैं ये, तो उनसे हार गए थे छोटे मार्जिन से, है ना। इनकी एक पार्टी है जो चौहानों की बात करती है, उसके साथ अभी से सपा का अलायंस है। सपा मुझे लगता है कि अलायंस करने का ट्राई कर सकती है राजभर जी की पार्टी के साथ। क्या पता निषाद का कुछ इधर उधर हो, हालांकि निषाद का थोड़ा सा अलग ही मामला है ना। लेकिन अभी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, आप लोगों ने शायद देखा हो, नव भारत जो अभी नया चैनल है उनका, टाइम्स नाउ का, उन्होंने किया था। तो उसके बाद क्या पता बीजेपी और निषाद पार्टी के क्वेश्चन गलत हो, है ना। उसके बाद क्या पता, हो सकता है एसपी निषाद पार्टी के साथ भी अलायंस करने पे तैयार हो जाए। तो ये मतलब फ्यूचर में हैं सारी बातें, ये हमें पता चलेंगी। लेकिन और भी छोटी पार्टीज़ हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आरएलडी, महानदल, संजय निषाद की पार्टी, संजय चौहान की पार्टी, इन सब पार्टीज़ को छोड़कर और भी पार्टीज़ हैं जिनकी तरफ सपा देख रही है। मैं बस ये इशारा करना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी छोटी पार्टीज़ हैं। एक अभी आप वेस्टर्न यूपी में आप जाओगे तो सहारनपुर के आसपास चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है, जो अभी बसपा के वोट में डेंट मारने की कोशिश कर रही है, हालांकि लगता नहीं है कि उतना ज़्यादा डेंट दे पाएगी सहारनपुर के बाहर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अभी मैं ग्राउंड पे जब और चीज़ों को देखूंगा तब मुझे और बेटर आइडिया होगा। हाँ, तो उसके साथ बात चल रही है, काफ़ी पार्टीज़ के साथ बात चल रही है। तो यही अखिलेश यादव की भी स्ट्रैटेजी एक रही है कि हम उस 29 के बैरियर को कैसे तोड़ें, ऐसे तोड़ें कि हम और लोगों को इंक्लूड करें। तो एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है जो कि हमें अभी देखने को मिल रही है यूपी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ट्रेंड्स हैं लाइकली, है ना, क्या हो सकता है। और ये बिल्कुल एक ओपन टू डिबेट वाली बात है, या फिर आप कह सकते हो कि मैं एज अ पर्सन जो कि इतना भी ज़्यादा ग्राउंड पे भी घूमा नहीं हूँ कि हर ज़िले में गया हूँ, हर सीट पे गया हूँ, है ना, तो मैं उतना बता नहीं सकता। बट जो एक ऊपर की बात है ना, छोटे लेवल पे मैं जैसे ग्राउंड पे जो घूमा हूँ थोड़ा बहुत, जो मैंने और जगह ग्राउंड रिपोर्ट्स बहुत सारी देखी होंगी कि अलग अलग लोग जो ग्राउंड पे हैं उनसे मैंने बात करी होगी, और जो एक तमाम तरीके की पॉलिटिक्स चल रही हैं, सम्मेलनों की पॉलिटिक्स, कुछ कॉम्बिनेशंस जो बिगड़ चुके थे उनको फिर से जोड़ने की पॉलिटिक्स, उन सब के मद्देनज़र मैं एक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकता है। तो जनरल कास्ट में अभी आप देखो तो ब्राह्मण पे काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है। जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस में थे, उन्होंने सबसे पहले 2019 में करीब ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया, जिसमें वो ब्राह्मण समाज की आवाज़ उठाते रहे अलग अलग चीज़ों पे, है ना। फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे उठाते रहे। अब ऐसे इतने बड़े भी नेता नहीं थे जितिन प्रसाद, है ना, कि अखिलेश यादव के लेवल पे कि एक दिन में मुद्दा बना सकते थे। जितिन प्रसाद जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं वो नहीं कह रहा कि वो छोटे नेता है, बट एक कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ कि एक वो फॉर्मर सीएम नहीं है, वो एक कोई पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है जो एक दिन में मुद्दा बन सकता है। लेकिन आप काम करो धीरे धीरे तो मुद्दा बनता है ना। तो मुद्दा वहाँ से शुरू हुआ, फिर उसी मुद्दे को सपा ने लिया, उसी मुद्दे को बसपा ने अपनाया, और तब धीरे धीरे मीडिया जागा कि कुछ ब्राह्मण पॉलिटिक्स की इस समय बात हो रही है यूपी में। तो अब ये एक देखने की बात होगी कि ब्राह्मण का क्या वो रहता है। मेरी बात है जो मुझे लगता है, तो भाजपा की तरफ मोर देन 50% तो रहेगा। लेकिन आप अगर पास में देखो तो अराउंड 70-75% ब्राह्मण देता था भाजपा को वोट। तो ये जो एक 20-25% का चंक है, ये क्या भाजपा के साथ रहता है या कहीं जाता है, उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। बीएसपी अभी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, एसपी भी कर रही है, कांग्रेस वैसे भी पहले समय में कांग्रेस को मिलता है वोट, तो कांग्रेस भी ट्राई कर रही है कि ये वोट मिले। तो ये वोट एक थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है, तो इसकी मतलब काफ़ी इसका थोड़ा मुद्दा रह सकता है। ये जिधर जाएगा उधर का थोड़ा सा पलड़ा भारी हो सकता है। फिर जो वोट शेयर है वो एक जाटव वोट जो मायावती के साथ इंटैक्ट रहा हमेशा, उसकी बात है। तो उस वोट बैंक में मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर रावण वही अकेले मतलब सेंधमारी कर रहे हैं। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स में, जैसे कि मैं अभी अमरोहा गया था एक बार, तो अमरोहा में मैंने देखा कि एक सीट है जहाँ पर एक नेता जो भाजपा में रहे बहुत लंबे समय तक, वो आ गए किस में आ गए, आरएलडी में आ गया। तो वो आरएलडी में आ गए, एक बहुत ही स्ट्रांग नेता, ठीक है, अपने क्षेत्र में, और वो जाटव समाज से आते हैं, और वो आवाज़ उठाने का काम अपने समाज का उन्होंने लगातार किया।
अब जाटो समाज लगातार बीएसपी को वोट कर रहा था और फिर भी बीएसपी को 50-60-70 हज़ार ऐसे वोट मिलते होंगे, लेकिन सीट नहीं निकल पाई बीएसपी के लंबे समय से। तो अब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि जो विधायक सांसद होता था वो जाते थे तो कह भाई साहब आपने तो हमको वोट ही नहीं दिया, हम आपका काम क्यों करें, हम किसी और का काम करेंगे, है ना। तो एक ये आया कि भाई इस बार ऐसे कैंडिडेट पे हम लोग दाव लगाएं जो कि मतलब एटलीस्ट फाइट में तो है ना, जो एटलीस्ट जीत तो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि हम 50,000 वोट चला जाएगा और फिर वो 50,000 वोट किसी काम का भी नहीं रहेगा। तो एक ये टैक्टिकल वोटिंग इसको कहते हैं कि विनिंग कैंडिडेट देखो आप, है ना, कि कौन किसको टक्कर दे रहा है, उस हिसाब से अपना वो करो, है ना। तो जाटो समाज अगर टैक्टिकल वोटिंग करता है, या फिर चंद्रशेखर या फिर बीजेपी या फिर कोई और पार्टी उनमें कितना डेंट कर सकती है, ये एक देखने की बात होगी। मतलब हो सकता है कि बीएसपी की तरफ पूरा वोट रहे, और ये होता आया है हमेशा से, तो ये कोई नई बात नहीं होने वाली है कि बीएसपी के साथ इंटैक्ट रहेगा। नई बात वो होगी जब ये वोट कहीं शिफ्ट होगा। और मैं ये एक छोटा सा इंडिकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ कि क्या पता वो टैक्टिकल वोटिंग करें। हमने अमरोहा में, मतलब मैंने खुद देखा वो चीज़, है ना। तो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट में तो अभी जा नहीं पाया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा, मैं समझूँगा, मैं और लोगों की रिपोर्ट्स देखूँगा, और लोगों से बात करूँगा। तो ये एक फिनोमेना हमें इलेक्शन जब धीरे धीरे नज़दीक आएगा तो ये चीज़ें और क्लियर होती दिखाई देंगी कि क्या जाटो समाज टैक्टिकल वोटिंग कर सकता है क्या, क्योंकि वो करेगा तो वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर में आ जाएगा। ओबीसीज़ की लगातार सब लोग बात कर रहे हैं, ओबीसीज़ किधर जाएंगे। हालांकि नौन यादव मुझे लगता है कि भाजपा की तरफ ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई मतलब इसलिए ये ऐसा होता है कि आप कोई ओपिनियन देते हो उसका कुछ बेस होता है। तो अभी एविडेंस है हमारे पास कि भाजपा की तरफ रहा है वो पास्ट में। अभी जंप होगा ऐसा कोई एविडेंस आया नहीं, ना उतना कुछ तेज़ी से पॉलिटिक्स चल रही है जिसकी वजह से मुझे लगे कि जंप हो सकता है ना। तो इसका देखना होगा हमें, है ना। मुस्लिम्स में एक मैंने, जहाँ मैं बहुत सारे मुस्लिम एरियाज़ में गया, मैंने बात की लोगों से, तो एक ये दिखाई देता है कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ एक संवेदना आप कह सकते हो, या उनकी तरफ एक उनको वाहवाही देने का तो कल्चर है कि लोग कहेंगे ये साहब हमारी लोकसभा में बहुत बढ़िया हमारी बातों को रखते हैं, हमें इनकी बातें पसंद हैं, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, हम इनको पसंद करते हैं ना। लेकिन फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे इस पार्टी का भी कुछ खास है नहीं, वो दूसरी बार लगभग चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी उनका बेस कम है। तो अगर हम उनको वोट दें और वोट ख़राब हो, है ना, तो और एसपी का कैंडिडेट जिसकी वजह से हार जाए, जिस कैंडिडेट को हम जिता सकते थे, है ना, तो वो उनके लिए एक फैक्टर है। हालांकि मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, जो ओवैसी पिछली बार लड़े थे 38 सीटों पर, ठीक है, मुस्लिम सीट्स की बात ही कर लेता हूँ मैं, तो मुस्लिम ऐसी 38 सीटें थी, है ना, जब मैंने लास्ट देखा, अपडेट हुआ मैं लास्ट, जहाँ पे अपने दम पे सीटें डिसाइड कर सकते हैं वो, है ना, जिसकी तरफ अगर वो वोट एक तरफा पड़ गया वो आराम से जीत सकता है। तो पिछली बार ओवैसी लड़े कितने पे थे, 36 सीट मैंने देखा, है ना। कुछ सीट वही सीटें थी जिनकी मैं बात अभी कर रहा हूँ, फिर भी जमानत जब्त हुई लगभग सारी सीट्स पे। मुझे लगता है संभल की एक सीट थी जहाँ पे दूसरे नंबर पे थे और जहाँ पे उन्होंने अच्छी फाइट दी थी, बाकी नहीं दी पाए, है ना। मुझे लगता है उस परफॉर्मेंस से एमआईएम की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होगी, ठीक है। और अभी वो नए जो लोगों को ला रहे हैं, जैसे कि अभी अतीक अहमद की वाइफ ज्वाइन करी, मुख्तार अंसारी को कोई टिकट देगा कि नहीं ये देखने की बात होगी, और वो आएंगे, है ना। उसके अलावा आप कह सकते हो कि पीस पार्टी, क्योंकि पीस पार्टी एक ऐसी मुस्लिम की पार्टी है जिसका वोट छोटा मोटा हर जगह है ना, और वो वोट दिखता भी है। एक बार 4 विधायक इनके बने थे, लेकिन वो इस पिछले इलेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाया सीटों में, है ना, जाके हालांकि वोट शेयर उनको काफ़ी सीट्स पे ठीक ठाक मिला था। तो क्या वो पार्टी का कुछ मर्ज होने की बात हो सकती है क्या, क्योंकि अगर अभी इस लेवल पे एमआईएम है ना, तो ये सारे लोग ज्वाइन करने, ये पार्टियां मर्ज होने के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि वो सपा जैसी सीटें लेके आएगी ना, लेकिन कुछ सीटें वो जीत भी सकती है फिर उस कंडीशन में ना। कितनी सीटें निकाल पाएगी वो देखने की अभी बात होगी। और मैं जब पॉलिटिक्स की बात करता हूँ तो कुछ लोगों का नाम लेता हूँ जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, ये वो, तो आप उनको ऐसे मत लीजिए कि ये बंदा इसकी तारीफ़ कर रहा है, आप ऐसे लीजिए कि मैं उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ ना। मैं किसी की पार्टिकल बात, आदमी की बात करता हूँ कि ये बंदा
अगर इस पार्टी में ज्वाइन करेगा तो हो सकता है इसके चांसेस बढ़े। तो मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ वहाँ पे कि इस बंदे का इन्फ्लुएंस है, इस बंदे का वोट है, तो वो वोट ट्रांसफ़र करा सकता है जिस पार्टी में जाएगा, इंक्रीज़ कर सकता है। तो आप लोग इसको इस तरीके से लीजिएगा। मुझे लगता है ये क्लैरिफिकेशन देना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते मतलब मैं ऐसा नहीं साउंड करना चाहिए कि मैं गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहा हूँ, और पॉलिटिक्स की बात भी सही होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। तो आप लोग इस डिस्कशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो, अराउंड 25 मिनट्स हो चुके हैं, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को खूब सारे लोगों तक सपोर्ट करें, और उन लोगों को सपोर्ट करें जो अपनी पॉलिटिक्स की जो नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहते हैं। सच में जो लोग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें, उन लोगों को ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये अभी नया नया प्रयास मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साफ शब्दों में, बहुत ही आसानी से ट्राई करूँगा कि आपको पॉलिटिक्स के अलग अलग एंगल्स को समझाऊँ, और कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो टाइम आप दें वो एक बेनिफिशियल टाइम हो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी फालतू की बात उसमें करूँ, मैं उसमें आपको कुछ नॉलेज दे के जाऊँ, कुछ आपको सिखा पाऊँ किसी चीज़ के बारे में, है ना। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।